हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज के अंतर्गत देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर। तो उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे तो उसमें आपको पता होगा कि जैसे जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था मौर्योत्तर काल के समय जो हुआ था उसमें हिंद यूनानी शासकों का हुआ था, जिनको हम लोग बैक्ट्रियाई भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शक शासकों का हुआ, फिर पहलव का हुआ, तो पहलव को हम लोग पार्थियन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद हुआ किसका, तो कुषाण शासकों का। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये क्रम था जो विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य वंश के बाद में जो कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे वो उन आक्रमणकारियों के नाम हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हिंद यूनानी जो आक्रमण हुआ था। तो उसमें जो हिंद यूनानियों का जो प्रमुख शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था, डेमेट्रियस। ठीक है, तो इसने क्या किया था भारत पर सबसे पहले इस तरह से जो विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल वाला था ये वाला किया था। वैसे तो देखा जाए ईरानियों का आक्रमण हुआ था भारत पर, है ना, सबसे पहले। तो वो बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या बता रहे हैं, मौर्योत्तर काल के समय जो भारत पर आक्रमण हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। तो किसने किया था, हिंद यूनानियों में सबसे पहले जो आक्रमण किया था यूनानी शासक में, तो उसका जो प्रमुख शासक था मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुए थे वो था कौन, डेमीट्रियस। ठीक है, हिंद यूनानियों से एक ये भी चीज़ आ जाती है निकल करके कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी हुए थे, क्या हुआ था, सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वो भी किसने किए थे, तो हिंद यूनानी शासकों ने ही किए थे। क्लियर है, तो क्या कहेंगे हम लोग, सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी हुए वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या कि हिंद यूनानी शासक ही थे जिनके समय पर्दा जो था उसका प्रचलन बढ़ा था, तभी उसको हम लोग बोल देते हैं यवनिका के नाम से जानते हैं पर्दा को। ठीक है, यूनानी भाषा में अगर देखा जाए तो यवनिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या आपका इसी में हिंद यूनानी शासकों के बाद अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें कुछ कलाओं का भी विकास हुआ था, जैसे हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास हुआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या कि हिंद यूनानी शासकों के बाद अगर हम लोग देख लें तो फिर आए शक आए। कौन आए, शक शासक आए। ठीक है, शकों में जो प्रमुख शासक था उसका नाम था क्या, रुद्रदामन। क्या नाम याद रखेंगे, शकों में जो मुख्य शासक था प्रमुख शासक जो था उसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा एक विशेष कार्य किया गया था जो ध्यान रखने योग्य है। उसने क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। क्या कहेंगे, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि सुदर्शन झील को बनवाया किसने था। तो सुदर्शन झील को जो बनवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। जीर्णोद्धार किसने कराया, तो ये पुनरुद्धार किसने किसने करवाया था, पुनरुद्धार उसका सुदर्शन झील का, तो रुद्रदामन ने कराया, तो जो शक वंश का एक प्रमुख शासक था। क्लियर है। इसी के समय विक्रम संवत भी जारी हुआ था। क्या हुआ था, विक्रम संवत जो था, भारतीय सभ्यता में एक संवत चलाया जाता है जिसको हम लोग विक्रम संवत के नाम से बोल जानते हैं। तो वो चलाया था किसने, शक शासकों में से रुद्रदामन के समय चला था ये। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या कि शक के बाद कौन आए थे, तो पहलव आए थे। अभी मैंने बताया आपको, है ना, कि शक के बाद जो आए वो कौन आए, पहलव आए। पहलव वंश के शासकों को हम लोग पार्थियन शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थियन के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं कि नहीं, पहलव वंश के शासकों को। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। पहलव वंश का जो प्रमुख शासक था वो गोंदो फर्निस था। ठीक है, क्या था, गोंदो फर्निस था। वो कौन था, पहलव वंश का प्रमुख शासक था। क्लियर है। फिर आ जाता है क्या, गोंदो फर्निस जो था इसने पालो वंश का कह सकते हैं विकास किया ज़्यादा। ठीक है, पार्थियन जो थे इनका विकास ज़्यादातर हुआ इसी इसी के टाइम पीरियड में। किसके, तो गोंदो फर्निस के टाइम पर हुआ था। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक, राजधानी अगर देखा जाए इसके समय तो तक्षशिला वाला जो एरिया था वहीं के आसपास के क्षेत्र में इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था। ठीक है, फिर बात आ जाती कि इसके इस वंश के बाद कौन सा वंश आया, पहलव वंश के बाद अगर देखते हैं तो आया था कौन सा वंश आपका, तो कुषाण जो आक्रमण जो मतलब हुआ था वो कुषाणों का हुआ था। ठीक है, कुषाण जो थे वो यूची एवं तोखरी जनजाति के थे। किसमें थे, यूची एवं तोखरी जनजाति, जो कि चीन की जाति थी।
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कुषाण जो थे वो क्या थे, यूचियम तोख्री जनजाति के थे, जो कि चीन की थी। और इनमें कुछ कबीलों को बना करके लोगों के रहने, इन लोगों में रहने की प्रथा थी कि कबीले के रूप में ये लोग रहते थे। ठीक है, तो ये जो यूचियम तोखरी जनजाति का जो प्रमुख कबीला था, उस कबीले का नाम था क्या, कुषाण। ठीक है, क्या नाम था, कुषाण। और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, यानी सबसे जो प्रमुख शासक था, वो था कनिष्क। कनिष्क का नाम आपको ध्यान होगा। हालांकि जो कुषाण वंश की स्थापना की थी वो किसी और ने की थी, उनका नाम क्या था, तो कुजुल कडफिसेस नाम था। क्या कहेंगे, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, लेकिन जो प्रतापी शासक था कुषाण वंश का, वो कौन सा था, तो कनिष्क था। ठीक है, ये थोड़ा सी हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस। प्रतापी शासक जो था वो कौन था, कनिष्क, यानी प्रमुख शासक जो था वो कनिष्क था। ठीक है, हालांकि फिर आ जाता है कि इसमें एक और शासक थे बीच में, विव कडफिसेस। ठीक है, तो विव कडफिसेस जो थे ये भी एक मुख्य शासकों में आते हैं। ठीक है, जो शैव उपासक थे, यानी शैव धर्म के ये उपासक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने भी शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, यानी कहा जा सकता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर जारी किए तो कुषाण शासकों ने जारी किए, जबकि सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। क्लियर है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। और अगर ये वो जाए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जारी किए थे। ठीक है, तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए, तो फिर से यही आ जाएगा क्या, कनिष्क ने जारी किए थे, यानी कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, कनिष्क जो था 78 ईस्वी में राजा बना। ठीक है, और उसी समय उसने क्या किया, जब राजा बना ये, तो 78 ईस्वी में उसने कैलेंडर जारी जारी किया था। क्या किया था, एक 78 ईस्वी में इसने कैलेंडर जारी किया था, इसको शक कैलेंडर कहते हैं, या शक संवत उसी समय से शुरू हुआ था, जिसको भारत सरकार कैलेंडर के रूप में प्रयोग करती है। ठीक है, क्लियर, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत सरकार कौन संवत यूज करती है, तो शक संवत का प्रयोग करती है। जो शक संवत चलाया किसके द्वारा गया था, तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। क्लियर, अच्छा, फिर आ जाता है क्या कि जब कनिष्क जो था, इसके समय में और भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि कह सकते हैं क्या कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो भी कनिष्क के समय में हुई थी। क्या कह सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, यानी जो सभा का आयोजन होता था, वो हुआ था किसके समय, तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। गांधार और मथुरा कला शैली का विकास भी इसी के समय हुआ था। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पुरुषपुर बनाई थी, या जिसे पेशावर भी कहते हैं। पहली राजधानी, जो प्रथम राजधानी थी कनिष्क की, वो कौन सी थी, पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, लेकिन जो दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई वो कौन सी बनाई, तो मथुरा बनाई। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और गांधार और मथुरा कला शैली का विकास किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो वो भी किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ, यानी कनिष्क के काल के समय हुआ था क्या, गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, कुछ रचनाएं भी इन्हीं टाइम पीरियड में बनी थी। ठीक है, जैसे बुद्ध चरितम, जो बुद्ध चरित थी उसकी रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है क्या आपका, जैसे कि एक ये रहता है आपका, क्या कह सकते हैं, नागार्जुन की द्वारा रचना की गई थी सापेक्षतावाद का सिद्धांत, जो नहीं था शून्यवाद, जो माध्यमिक सूत्र पुस्तक के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें सापेक्षतावाद और शून्यवाद के बारे में बताया गया था। तो किसने बताया था, तो नागार्जुन ने बताया था। तो नागार्जुन का एक सिद्धांत इसी समय में आया था। ठीक है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, फिर आ जाता है क्या कि जो कनिष्क था उसके समय पर, हाँ एक चीज़ और अभी मैंने आपको बताया क्या कि सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो भी कनिष्क के समय, यानी कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। और जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जारी किए गए। क्लियर है, तांबे के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए तो किसके द्वारा चलाए गए, तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर बात आ जाती है क्या आपका कि जो कनिष्क था, इसी के समय में क्या हुई, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी, टोटल 4 हुई थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, फिर बात आ जाती है क्या, और जिसमें चौथी किसमें हुई, तो कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर बात आ जाता है कि हाँ गांधार और मथुरा कला शैली का भी आविष्कार हुआ इसी के समय, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो बौद्ध और जैन धर्म से बिलोंग करती है। ठीक है, संबंध रखती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये आज मैंने आपको कुछ मौर्योत्तर काल के समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी, जिसमें कौन कौन हुए थे। तो प्रमुख जो आक्रमण थे मैंने आपको बताया, हिंद यूनानी आक्रमण हुआ,
फिर शक का आक्रमण हुआ, फिर पहलव यानी पार्थियन का आक्रमण हुआ, ठीक है। फिर आए कौन, कुषाण, ठीक है। तो कुषाणों का आक्रमण हुआ। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल के समय कौन कौन से आक्रमण हुए थे और कौन उसके प्रमुख शासक थे, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दी। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।